ओके। तो फ्लटर जब करेंगे तो फ्लटर बेसिकली फ्रंट एंड एप्लीकेशंस के लिए मेनली फ्लटर यूज़ करते हैं, लेकिन फ्लटर को यूज़ करके हम लोग कंप्लीट एंड टू एंड एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं जब हम लोगों को ज़रूरत पड़े। तो फ्रंट एंड और फ्लटर का एक्चुअली जो कॉन्सेप्ट है, मतलब फ्लटर जिस कॉन्सेप्ट को इनहेरिट करके ये अपना फ्रेमवर्क को बनाया, उसका मेन बेस कॉन्सेप्ट है रिएक्ट से आया था। ठीक है। तो इन लोगों का मेन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो है वो रिएक्ट से इन लोगों ने अपग्रेड किया। अपग्रेड करने के बाद इन लोगों का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि एक नया लैंग्वेज बना दिया, जिस लैंग्वेज की वजह से थोड़ा सा दिक्कत आता है। अदरवाइज यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट रिएक्ट का ही है ऑलमोस्ट। ठीक है। तो इसका जो सेटअप है यहाँ पे दिया हुआ है, शायद आपने सेटअप करके बैठे हो, तो सेटअप वाला चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फ्लटर फ्लटर में मेनली हम लोगों को पहले चेकअप करना होगा कि फ्लटर का जो एसडीके है वो ऑलरेडी सिस्टम में अवेलेबल है या नहीं है। तो उसके लिए FLUTT ER करके यहाँ पे हम लोग फ्लटर कमांड एक बार चेक करके देख सकते हैं। तो फ्लटर कमांड ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है। तो अभी नया वर्जन्स जो है अपडेट हुआ होगा, तो मैंने अभी तक अपग्रेड किया नहीं है, तो अपग्रेड कर लेंगे बाद में। तो बेसिकली पहले हम लोगों को जब फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्रिएट बोलकर एक ऑप्शंस होगा यहाँ पे। तो फ्लटर क्रिएट करके हम लोग अपना एक नया ऐप क्रिएट कर सकते हैं। तो CLI से ही फ्लटर क्रिएट प्रोजेक्ट का नाम कोई भी प्रोजेक्ट। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि कभी भी हम लोग यहाँ पे कैमल केस यूज़ नहीं कर सकते प्रोजेक्ट क्रिएट करने के टाइम पे, तो इसलिए यहाँ पे स्नैक केस यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे फ्लटर प्रोजेक्ट जो है वो आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे घुसा। यहाँ पे फ्लटर का जो आर्किटेक्चर है ये थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। फ्लटर में मेनली जो डिपेंडेंसी सेटअप होता है वो सारा डिपेंडेंसी सेटअप रहता है पॉपस्पेक YML के अंदर। ठीक है। तो यहाँ पे सारे डिपेंडेंसीज जनरली रहता है। इसमें हम लोग रिसोर्स सेटअप अगर करना है, मतलब जैसे कि एसेट्स सेटअप अगर करना है, वो भी यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है। फॉन्ट्स अगर सेटअप करते हैं तो मतलब कस्टम फॉन्ट्स तो यहाँ पे सेटअप करते हैं। तो मोटा मोटी जो चीज़ें देखा जाए तो यहाँ पे स्पेक YML के अंदर ही ये सारा कुछ सेटअप हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं कभी कभी, मतलब जब एंड्रॉयड की मैनिफेस्ट फाइल की तरह है। एंड्रॉयड में मैनिफेस्ट जो है वो अलग चीज़ है। मैनिफेस्ट बेसिकली वो काइंड ऑफ इंट्रो फाइल है, और वो लगता है जब हम लोग एंड्रॉयड के अंदर जब एप्लीकेशन लॉन्च करते हैं, मतलब जो APK रहता है, APK एक्चुअली कनेक्ट होता है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल से। लेकिन यहाँ पे पॉपस्पेक YML वैसा नहीं है। पॉपस्पेक YML अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि वो बेसिकली क्या होता है, आपके वो जो APK जो जिप बन जाता था ना, उस APK जिप में एंड्रॉयड मैनिफेस्ट और साथ ही साथ कंपाइल्ड जावा जो क्लास होता है वो रहता है उस APK के अंदर। और उसके साथ रिसोर्सेस में जो XML फाइल्स रहता है वो भी रहता है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे बेसिकली ये जो पॉपस्पेक YML है ये सिर्फ बिल्ड करने के टाइम पे यूज़ हो रहा है।
आफ्टर बिल्डिंग इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बिफोर बिल्डिंग के लिए ये सारा ऑप्शंस है जो एक्चुअली पूरा प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए। समझ गया। हमारे में भी एक कोड फाइल होती है जिसमें डिपेंडेंसीज डालते हैं, हालांकि वो सिर्फ डिपेंडेंसीज देखता है। एक बार बिल्ड कर देते हैं, फिर दोबारा जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे बेसिकली ये सारा डिपेंडेंसी मैनेज करने का काम है, प्रोजेक्ट का सेटअप ऑब्जर्व करने का काम करता है। वैसे पॉड्स फाइल का भी जो आपने जो बात की है वो भी यहाँ पे है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे iOS, एंड्रॉयड, और वहाँ ये कोड कमांड पर लिनक्स, आता है। मैक ओएस, विंडोज़, वेब, ये बेसिकली सारा अलग अलग फोल्डर्स बना के रखा है। ये फोल्डर सारा एक्चुअली इसका सपोर्टिव ऐप सपोर्टिव एप्लीकेशंस का एक पार्ट है। जब भी हम लोग अपना कोड फाइनलाइज कर देंगे, उसके बाद जो भी प्लेटफॉर्म हम लोग चूज़ करेंगे, उसी प्लेटफॉर्म के जो सेटअप है, उसी सेटअप को यूज़ करके अपना जो ऐप है उसको बिल्ड करेगा। तो इसीलिए ये सारा जो प्रोजेक्ट्स है अलग अलग से, ये अलग अलग एक्चुअली प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट जो कोड्स या जो भी मैनिफेस्टो जो भी यहाँ पे जो भी यहाँ पे सेटअप है वो यहाँ पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे बेसिकली जैसे एंड्रॉयड में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ग्रेडल, कोटलिन, ये लैंग्वेज यूज़ करके यहाँ पे जो एंड्रॉयड का जो बेसिक जो एक प्रोजेक्ट होता है, उसी प्रोजेक्ट वाइज इसका पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो इसमें मेनली क्या करते हैं इन लोगों ने, हम लोग जो कोड कर रहे हैं उसी कोड को एक्सपोर्ट करते हैं इसके अंदर, फिर जाके इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करके अल्टीमेटली जो एप्लीकेशन है उसको लॉन्च करते हैं। तो मेनली क्या होता है, कभी कभी हम लोगों को प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी डायरेक्टली हम लोगों को मिलता नहीं है, तो मतलब ये डार्ट कोड के अंदर डायरेक्टली नहीं मिलता होगा, तो उसको हम लोगों को यहाँ पे आके उसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ता है। काइंड ऑफ ये एक्चुअली हाइब्रिड ऐप है, तो इसी वजह से यहाँ पे जो एक्सपोर्ट होता है वो नेटिव जैसा फील देता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कोड कंपाइल करते हैं वो डायरेक्टली प्लेटफॉर्म के साथ मर्ज करके उसका आउटपुट देता है। तो इसी प्रोसेस के वजह से इतना सारा जो प्रोजेक्ट फोल्डर है एक्स्ट्रा वो यहाँ पे रहता है प्लेटफॉर्म वाइज। अच्छा, जैसे आईडी से जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं वो तो ऑप्शन पूछता है ना, वो किस किस के बनवाने हैं आपको। तो बेसिकली यहाँ पे जब हम लोग इस तरीके से क्रिएट किया, यहाँ पे यहाँ पे सारा चीज़ एक साथ में दे देते हैं, क्योंकि एक्चुअली हम लोगों को जो ज़रूरत पड़ता है, मतलब अगर कभी भी माइग्रेट करना है प्रोजेक्ट को, ज़्यादातर टाइम में माइग्रेट करने के टाइम पे मैंने ये जो बाकी जो चीज़ें रहता है, लीप टेस्ट, ये दोनों फाइल को मैं कॉपी करके, और यहाँ पे पासपेक YML जो है कुछ चीज़ें होता है जिसको मैं एक्चुअली डायरेक्टली रिप्लेस कर देता हूँ नया प्रोजेक्ट के साथ, डायरेक्टली रिप्लेस कर देता हूँ। क्योंकि बेसिकली क्या होता है यहाँ पे जब कोडिंग वर्जन्स अपग्रेड होते रहता है, या फिर फ्लटर डार्ट लैंग्वेज का या फ्लटर लैंग्वेज का जो भी अपडेट्स है वो ठीक है माइग्रेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो अलग से जो SDK रहता है, ये SDK शायद पूरी तरीके से अपडेटेड नहीं मिलता होगा जब हम लोग प्रोजेक्ट को स्टोर करते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, अगर मुझे थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज यहाँ पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है, या अपना कोई इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे कुछ नहीं डाला इस सारे प्रोजेक्ट के अंदर, तब जाके क्या करेंगे, डायरेक्टली लीप फोल्डर को नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, नया प्रोजेक्ट क्रिएट करके उसका जो लीप फोल्डर है उसको रिप्लेस कर देगा, करके फिर रीलॉन्च करेंगे, तो प्रोजेक्ट जो है वो माइग्रेट हो जाता है इजीली। इसके अलावा अगर
उस तरीके से जो डॉक्यूमेंट होता है माइग्रेशन डॉक्यूमेंट्स, वो अगर यूज़ करने जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और वो काम। एक बस करके दिखा देना, नॉर्मल ना, नॉर्मल से करके दिखा देना बाद में। बेसिकली जब ये होगा एक्चुअली माइग्रेशन के टाइम पे वो किस किस जगह पे फंस रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके एक्चुअली माइग्रेशन वाला जो प्रोसेस है वो करते हैं। ठीक है। तो पहला जो इनिशियल जो फेज है, पहला जो काम स्टार्ट करने के टाइम पे हम लोग को पासवर्ड को ईमेल जो है वो स्टार्टिंग में देखना पड़ता है कि यहाँ पे क्या क्या डिपेंडेंसी और क्या क्या सेटअप है, वो सारा चीज़ यहाँ पे रखते हैं। और इसका मेन कोड जो शुरू होता है वो लिप फोल्डर से स्टार्ट होता है। लिप फोल्डर में मेन डॉट डार्ट जो है एक्चुअली हम लोगों को डार्ट क्लास के अंदर, मतलब डार्ट प्रोजेक्ट के अंदर बीन बोलकर जो फोल्डर है वो है एक्चुअली स्टार्टिंग फाइल। लेकिन फ्लटर में लिप के अंदर मेन डॉट डार्ट डायरेक्टली है जो इसका मेन स्टार्टिंग फाइल है। ठीक है। तो यही से एक्चुअली स्टार्ट होता है और यही से पूरा प्रोजेक्ट का जो एग्जीक्यूशन है वो चलता है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑलरेडी हम लोग क्रिएट कर चुके हैं। तो यहाँ पे एक डमी जस्ट एक काउंटर ऐप बना के दिया है फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस कि किस तरीके से ये काम कर सकता है। तो इसको जब हम लोग क्रिएट किया, इसको क्रिएट करने के बाद हम लोग इसको रन करने के टाइम पे मेन डॉट डार्ट फाइल को ओपन करते हैं VS कोड के अंदर। उसके बाद यहाँ पे ये जो प्ले बटन जो है इसके ऊपर क्लिक करके या फिर इसके जो ड्रॉप डाउन ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके रन विदाउट डिबगिंग करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली विदाउट डिबगिंग मोड पे स्टार्ट हो सकता है। ठीक है। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि अनेबल टू लॉन्च, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स चाहिए होगा जिससे एक्चुअली प्रोजेक्ट रूट जो है वो प्रोजेक्ट रूट डायरेक्टली यहाँ पे ओपन नहीं है। तो इसी वजह से यहाँ पे प्रोजेक्ट पाथ को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाया। तो प्रोजेक्ट रूट को डायरेक्टली कनेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि इसको रिवील इन फाइंडर करके फिर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। इससे क्या हुआ, मतलब आपने रिवील इन फाइंडर करके डायरेक्ट यहाँ ड्रैग ड्रॉप किया? डायरेक्ट इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि ये क्या हुआ कि हम लोगों को जो प्रोजेक्ट अलग अलग फोल्डर, मतलब उधर क्या था उसमें बहुत सारा प्रोजेक्ट फोल्डर दूसरा भी था। ठीक है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे ये प्ले बटन के ऊपर क्लिक करके इस प्रोजेक्ट को रन करने की कोशिश कर रहे थे तो ये एक्चुअली समझ नहीं पा रहा था कि कौन से प्रोजेक्ट को मैं रन करूँ। लेकिन अभी अगर ये अभी करें तो यहाँ पे अभी ये इसको पता चलेगा कि मुझे मेरे पास सिर्फ अभी एक ही प्रोजेक्ट है। ये उसी हिसाब से अभी प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करके स्टार्ट कर रहा है। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया तो अभी वो ये तो चलो उससे हो गया ना, आप मतलब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स थे, इस वजह से कंफ्यूज हो गया। लेकिन अगर हम उसी पोजीशन पे होते, उसी पाथ पे होते, तो कमांड लाइन से तो हम चला सकते थे ना डायरेक्ट। हाँ कमांड लाइन से डायरेक्ट डेफिनेटली चला सकते थे उस पोजीशन में। ठीक है। यहाँ पे डिवाइसेस नहीं दिखा रहा है। सिमुलेटर्स के लिए वही लिखना पड़ेगा आपको, कमांड है ना, लिस्ट वाली, पीपीडी वाली।
तो यहाँ पे क्या क्या डिवाइसेस ऑलरेडी है वो हाँ। यहाँ पे चेकअप किए, तो फ्लटर डिवाइसेस करके कंसोल में चेकअप कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो डिवाइस रहता है वो सिस्टम स्पेसिफिक मैक ओएस का डेस्कटॉप वाला जो डिवाइस है वो डिफ़ॉल्ट ओपन हो जाता है। अगर हम लोग दूसरा कुछ ओपन अगर नहीं किया तो। और दूसरा जो है वो क्रोम ओएस, ठीक है। तो ये दोनों जो है मतलब क्रोम वेब वाला वर्जन और डेस्कटॉप वाला वर्जन, ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। इसके अलावा अगर हम लोग एमुलेटर्स के अंदर अगर चेकअप करें तो यहाँ पे एमुलेटर्स के लिए भी कमांड दे दिया कि कितना सारा एमुलेटर्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक एमुलेटर है जो यहाँ पे एक गूगल पिक्सेल मतलब ये एंड्रॉयड वाला एमुलेटर है और एक एंड्रॉयड वाला एमुलेटर बना हुआ है। तो ये दो एमुलेटर्स ऑलरेडी है जिसको यूज़ कमांड करके हमें कर चलाई, सकते हैं। इसके ये कमांड चलाने ये वैसे भी नहीं चलती है, इसके लिए भी ना वो करना पड़ता है, पहले पाथ में डालना पड़ता है इसे, तब चलती है ये। इनिशियली मैं भी स्ट्रगल कर रहा था इससे ना, फ्लटर एमुलेटर्स चलती ही नहीं है सीधे सीधे। हाँ, हो सकता है कभी कभी प्रॉब्लम होता है। फ्लटर एमुलेटर देखते हैं, फ्लटर एमुलेटर लॉन्च करके यहाँ पे अगर मेरे पास ये दिखा रहा है तो इसको एक बार यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं। नहीं आपकी तो चल जाएगी ना, आपका तो पाथ बना हुआ होगा शायद। हाँ, डेफिनेटली पाथ तो सेटअप करना पड़ता है, क्योंकि बिना पाथ सेटअप किए तो आएगा नहीं। राइट। पाथ है ना, पाथ में सारे पाथ देते हैं ना, वो जावा का जेडीके देते हैं और वो सारा जहाँ पाथ में देते हैं। वो वहाँ जो पे फ्लटर का बिन हो गया, एंड्रॉयड का सिमुलेटर हो गया, एंड्रॉयड की प्लेटफॉर्म टूल्स हो गए, सारे तो देते हैं। ये एक्चुअली आपका जो सिस्टम सेटअप है, मतलब एनवायरनमेंट सेटअप वाला जो हाँ। फाइल होता है, अगर मैक में होते हो या लिनक्स में होते हो तो आपको मैक में लिनक्स में बेसिकली बैश बोलकर एक फाइल है, डॉट बैश फाइल। तो उसमें एक्चुअली बैश बैश आरसी जो फाइल होता है उसके अंदर सारा सेटअप आपको करना पड़ेगा। और मैक में भी बैश चलता है, बट अभी उन लोगों ने थोड़ा सा जो सेटअप फाइल है वो चेंज किया है, जेड नहीं नहीं, वो तो शेल है। आप बैश में टर्न कर सकते हो वापस। हाँ, वो ZSH तक शेल है। कर सकते हैं मैं बट जनरली उसे रिवर्ट कर देता हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, वो जो आप वो चलाते हो होम ब्रू, वो ZSH में प्रॉब्लम करती है, तो बैश पे सही चलती है। अच्छा, बट मैंने जेड ऐसे इसमें ही सारा सेटअप है, तो प्रॉब्लम होता नहीं है क्योंकि हाँ वो। एक्चुअली क्या होता है शुरू शुरू में प्रॉब्लम लगता है, बट बैश ऐसे बैश ऐसे नहीं ही। एक्चुअली हमने ना मेस्ट्रो वगैरह चलाया था। अच्छा। मेस्ट्रो होता है ना उसका, ऑटोमेशन करने के लिए। हम्म। तो मेस्ट्रो में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी ZSH में, इसलिए बैश में जाना पड़ा था, और कोई बात नहीं। नहीं तो अच्छा हम भी बैश पे, वो ZSH पे सही चल रहा था कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। और मैस्ट्रो और यार, कौन सा है वो, एआई टूल? जैसे सेलेनियम एपीएम का जो वो होता है ना, एपीएम का रिप्लेसमेंट उन्होंने मेस्ट्रो दिया था। अच्छा। अगर आपको ऑटोमेशन करना है आईओएस में या कहीं पे भी मोबाइल ऐप में, तो क्या होता है मेस्ट्रो में आप वो कर सकते हो, पूरा ऑटोमेट कर सकते हो। स्क्रीन आपकी ओपन हुई अपने आप बटन क्लिक हुए, अपने आप लोकेटर्स हुए। अच्छा हाँ वो एंड्रॉयड पे तो अच्छा चलता है, आईओएस में वो सिर्फ सिमुलेटर के लिए चलता है, डिवाइस के लिए नहीं चलता। अच्छा तो सारे केस ऑटोमेट हो जाते हैं, तो एक बार सुबह सारे चला लिए, पूरी ऐप चला ली ऑटोमेट होके, सारे केसेस देख लिए, सब कुछ भी नहीं फट रहा है तो ठीक है। कोई भी चीज़ कहीं पे कुछ भी चीज़ अगर कुछ गड़बड़ होती है तो पता लग जाता है कि हाँ ये सर्विस नहीं चल रही है, कुछ हो रहा है, पूरा ऑटोमेशन सूट चलता है। अच्छा। उसमें वो जो मेस्ट्रो था, मेस्ट्रो मतलब मेस्ट्रो, आपने अगर एपीएम का नाम सुना है, एपीएम, एपीएम नहीं। सेलेनियम का नाम सुना है, हाँ, जावा सेलेनियम। सेलेनियम का नाम सुना है। सेलेनियम के एक रिप्लेसमेंट एपीएम था, तो एपीएम में भी जावा का कोड होता है। अच्छा। लेकिन मेस्ट्रो होता है ना, मेस्ट्रो में थोड़ा सा अलग होता है। होता क्या है, जैसे आपकी स्क्रीन दिख रही है अभी, प्ले स्टोर, जीमेल, फोटोज,
तो सबके लोकेटर्स होते हैं, अच्छा सबके आइडेंटिफायर्स होते हैं। प्ले स्टोर में प्ले स्टोर है, अभी समय मान लो आपकी स्टैटिक स्क्रीन है, प्ले स्टोर, जीमेल, फोटोज और यूट्यूब, तो वो क्या चेक करेगा कि मान लो आपकी होम स्क्रीन है, उस होम स्क्रीन में चेक करेगा कि ये चारों बटन विजिबल हैं क्या, प्ले स्टोर का इंडेक्स 1 है, जीमेल का 2 है, फोटोज का 3 है। अगर ये सारे केसेस पास हो गए टेस्ट केसेस, तो मतलब ये स्क्रीन पास हो गया। फिर अच्छा क्लिक्स लेता है वो इनकी के करके। अच्छा अच्छा हाँ, तो काइंड ऑफ यूआई यूआई टेस्ट केस है। अच्छा बेसिकली वो टेस्टिंग टूल है। हाँ, टेस्टिंग टूल है, बट ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल है। हाँ अभी सब कुछ ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल ही है एक्चुअली। ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल में काफ़ी सारा टेस्टिंग टूल आ चुका है। प्ले राइट बोलकर एक नया टेस्टिंग टूल है जो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। अच्छा ये भी काफ़ी अच्छा है। अच्छा। प्ले राइट जो ऑटोमेटेड टेस्टिंग जो टूल है ये मतलब बहुत अलग अलग टाइप का सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ करते हैं अभी। नहीं, हम आपने पहले एपीएम होता था, अब अचानक से मेस्ट्रो पे आ गए लोग। एक्चुअली जो भी चीज़ें बेहतर परफॉर्म करेगा प्लेटफॉर्म सपोर्ट्स ज़्यादा है, क्योंकि ये यहाँ पे ये जो प्ले राइट जो है ये अलग अलग हाँ। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बनाया है। अच्छा तो ये भी एक्चुअली मल्टी प्लेटफॉर्म ऐप को टेस्टिंग करने के लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, सारा चीज़ एक साथ में टेस्ट करते हैं। हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। ब्राउजर स्टैक भी टूल होता है जिसमें ये प्ले करके देखते हैं। और लैम्डा, और लैम्डा भी ये करके होता है। और इसका एक्चुअली एक चीज़ है कि अभी हम लोगों को जो सॉफ्टवेयर जो है सारे सॉफ्टवेयर के अंदर प्ले राइट इंस्टॉल करके बहुत सारा अलग अलग टाइप का काम भी करते हैं। अभी प्ले राइट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है अच्छा वेब एप्लीकेशंस। मतलब ये एंड टू एंड पूरा टेस्टिंग के लिए काफ़ी अच्छा टूल है। ओके। चलो, एक बार पे टीम से पूछ के देखेंगे कि कभी ट्राई किया है नहीं किया है, तो बताएंगे ना फिर वो उसमें क्या लिमिटेशन है या फिर क्या हाँ वो दिक्कत है। एक्चुअली अलग टाइप का चीज़ें है। और ओके। एक्चुअली हमारा मतलब ये होता है ना, जैसे कोई एप्लीकेशन पुरानी होती है तो इतना आसान नहीं होता उसे ऑटोमेट करना, जितना अब हो गया है उसमें। कोई आप जैसे मान लो आपकी एप्लीकेशन 1-2 साल पुरानी है, तो वो सब लेटेस्ट टेक स्टैक पर लिखी हुई होती है, तो थोड़ा सा इजी होता है करना। आप कोई एप्लीकेशन 8 साल पुरानी है जिसमें लेगेसी कोड्स भी हैं बहुत सारे, तो थोड़ा सा ऑटोमेट करना टफ हो जाता है हमें। हाँ वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली हम लोगों का जो डेमो जो है यहाँ पे एक डेमो स्क्रीन आ चुका है जिसमें हम्म यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक स्टेट मैनेज करके कुछ क्लिक कर ले तो अपडेट हो रहा है। इसका जो मैकेनिज्म है शायद इसको ये पता है आपको, पता है क्या हाँ, किस तरीके से ये कौन अपडेट हो पा रहा है ये ये डेटा। वो स्टेटफुल विजिट होगा इसलिए अपडेट हो रहा होगा। स्टेटफुल विजेट तो है ही तो बेसिकली स्टेट स्टेट के अंदर है, जो स्टेट के अंदर कुछ भी चीज़ अपडेट होती है तो वही रिफ्रेश करता है। ये स्टेटफुल विजेट जब होगा तो स्टेट के अंदर जो भी वेरिएबल्स होता है वो उसको अपडेट जब होते हैं तो यहाँ पे दिखता है। हम्म तो मेनली यहाँ पे हम लोगों को जो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो स्ट्रक्चर है ये हम लोगों को चेंज करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेनली जब भी हम स्टार्ट करते हैं बाय डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम ये सारा चीज़ रिमूव कर देते हैं इनिशियली, जिससे वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में क्योंकि मैंने इसको स्प्लिट करना चाहूँगा तो इसलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेन तो रखना ही पड़ेगा, मेन फंक्शन जो है वो रखना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा हम लोगों का काम जो है वो नहीं हो पाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे रन ऐप ये जो फंक्शन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है क्योंकि इसी के थ्रू ही सारा जो डेटा जो है वो पुश होता है। तो जी
इसके अंदर ही एक्चुअली ये सिंगल पॉइंटर एंट्री लेवल है जहाँ पे पूरा ऐप एंटर करेगा। तो यहाँ पे ये जो ऐप है, इस ऐप को हम लोग बनाने के लिए यहाँ पे स्टी करके यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबाया, स्टिक करके यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप का यहाँ पे ऑप्शंस दिख जाता है जब अगर आप VS कोड यूज़ करोगे तो। शायद आपको एंड्रॉयड स्टूडियो में भी दिखे होगा, बट VS कोड में मैं ज़्यादातर काम करता हूँ। तो यहाँ पे ST लिखने के बाद यहाँ पे एक स्कीमा मुझे मिलेगा। एस टी एस टी एस टी एस लिखो, एस टी वो आ जाता है तो बटन। यहाँ पे जो भी ऑप्शंस है, बहुत अलग अलग टाइप का ये ऑप्शंस है। ये ऑप्शंस आपको तभी मिलेगा जब आपके पास प्लगइन्स होगा। राइट राइट, VS कोड में फ्लटर डालना पड़ता है प्लगइन और वहाँ आ ही जाते हैं अपने आप से। मतलब उसमें भी वो नहीं, स्टार्टिंग करवाते हैं ना, ढाल इंस्टॉल करवाते हैं। इंस्टॉल तो करना पड़ेगा, बिना इंस्टॉल किए नहीं होगा, इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। बट यहाँ पे फ्लटर का जो प्लगइन्स है और आपका अगर यूज़ करोगे तभी जाके आपको ये जो ऑप्शंस है ये दिखेगा। समझ गया। इसके बाद यहाँ पे स्टेटफुल W और यहाँ पे स्टेटलेस W मतलब विजेट, ये ऑप्शन है। तो जैसे यहाँ पे मैंने स्टेटलेस विजेट इनिशियली लिया, मैंने इनिशियली स्टेटलेस विजेट जो है वो मैंने यहाँ पे चूज़ किया। अभी चूज़ करने के बाद यहाँ पे इस जगह पे जो प्रॉब्लम है वो तो हट चुका है। तो अभी मैंने इसको थोड़ा सा रिस्टार्ट करता हूँ। तो रिस्टार्ट करने के बाद यहाँ पे पूरी तरीके से ब्लैंक हो, मतलब ब्लैक कलर का आउटपुट दिखा रहा है, क्योंकि अभी हम लोगों का जो एप्लीकेशन है इसमें कोई दिक्कत मतलब प्रॉब्लम तो है नहीं, प्लेटफॉर्म वाइज सारा कुछ सही है। तो इसलिए यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है। अभी ये जो कंटेनर जो है, कंटेनर का एक्चुअली कोई कुछ भी है नहीं, मतलब इसका ना बैकग्राउंड कलर है ना इसका कुछ भी है। जस्ट ये एक प्लेस होल्डर के हिसाब से ये काम कर रहा है यहाँ पे जस्ट। ये है कंटेनर ही, बस ब्लैंक है ना। मतलब ये कंटेनर जो है ये एक्चुअली ब्लैंक है, इसके अंदर कोई भी डेटा या वैल्यू कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे हम लोग कुछ भी डालना चाहें तो यहाँ पे चाइल्ड करके हम लोग यहाँ पे मेनली टेक्स्ट कंटेंट डाल सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट डालेंगे तो ये टेक्स्ट कंटेंट डालने से यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बोलता है कि टेक्स्ट जो डालना है वो अगर डालेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे डालना पड़ेगा, टेक्स्ट डायरेक्शन। अच्छा, टेक्स्ट डायरेक्शन तब जाके ये दिखेगा। ऐसा क्यों जरूरी हुआ? पता नहीं, बेसिकली यहाँ पे इस तरीके से ये दिखाता है। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ है, क्यों है किस लिए है पता नहीं, क्योंकि मेनली क्या होता है इसके अलावा ये आ सकता है, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि टेक्स्ट डायरेक्शंस चाहिए जब भी हम लोगों को ये स्ट्रक्चर इनिशियली जब सेटअप करेंगे तो, क्योंकि नहीं, जैसे मान लो आप कंटेनर ना लेके कुछ और लो तो भी चाहिए होता है। देखिए कंटेनर तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बिना कंटेनर यूज़ करें डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट को डाल नहीं सकते, क्योंकि कंटेनर जो है वो पूरा जो स्क्रीन है उसको कवर करता है। ठीक है, उसके अंदर ही हम लोगों को इनर विजेट यूज़ कर सकते हैं। ये इनिशियल स्टार्टिंग है। ठीक है, पहले ये कंटेनर जो होता था, कंटेनर का जो आउटपुट होता था ये बहुत ही बेकार से देखने लायक होता था। अभी तब पर भी तो थोड़ा बहुत अपडेट करके ये देखने लायक बनाया कि सेंटर में आ गया, अच्छे से दिख रहा है। पहले होता था क्या, इसका कोई स्टाइल था नहीं, देखने में बहुत बुरा लगता था। तो ये अपग्रेड करके ये इस तरीके से अभी ये दिखा रहा है, कम से कम देखने लायक है। तो इस तरीके से अभी ये फुल्ली कस्टमाइज यूआई बनाने के तौर पे ये दिखा रहा है। लेकिन पहले क्या होता था, जब भी ये कंटेनर यूज़ करते थे तो कंटेनर का कोई
भी बेसिक स्ट्रक्चर तो था नहीं, ऊपर से अगर टेक्स्ट डालेंगे तो वो भी देखने में बहुत बुरा लगता था। तो यहाँ पे जो फ्लटर का जो भी बेसिक जो विजेट्स है, यहाँ पे बेसिक कुछ विजेट्स जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट, रो, कॉलम, स्टैक, कंटेनर, ये है एक्चुअली बेसिक विजेट्स जिसको यूज़ करके हम लोग एक बेसिक टाइप का कुछ ऐप का यूआई बना सकते हैं जब भी ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, तो अच्छा, इसीलिए आपने जो एलटीआर डाला, ये जो एलटीआर डाला आपने, हम्म, ये जो एलटीआर डाला आपने टेक्स्ट डायरेक्शन, ये लेफ्ट टू राइट है मतलब ये? हाँ, ये एल का मतलब ये है लेफ्ट टू राइट, और आर है कि नहीं है। और ये जो कंटेनर है, ये इस जब आपने कंटेनर पे टेक्स्ट डाला तो ये क्या इसकी प्रॉपर्टी है कि ये डिफॉल्ट सेंटर अलाइन हुआ हमेशा वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली? ये तो सेंटर डाला हुआ है ना। अच्छा, सेंटर डाला। अगर आप सेंटर नहीं डालोगे तब क्या होगा? यहाँ जब पे खाली टेक्स्ट अगर डालोगे? सेंटर में नहीं डालता हूँ तो बेसिकली क्या करते हाँ हैं, यहाँ पे जो बल्ब वाला जो साइन है मैं इसको रिमूव हाँ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जाके हाँ क्लिक करते हैं, करने के बाद हाँ। यहाँ पे रिमूव दिस विजेट बोलकर ये ऑप्शन यूज़ करेगा, तो ये रिमूव हो गया, तो यहाँ पे बाहर निकल गया ऊपर। अच्छा, ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इसको नहीं डाल के ये भी अगर रिमूव करना चाहता हूँ, देखते हैं ट्राई करके। नहीं वो नहीं होगा मेरे ख्याल से, खाली टेक्स्ट नहीं आ सकता, देखते विजेट हैं शायद नहीं आ सकता। हाँ कर देखते लो, हैं करो करो, क्या पता आ जाए। एक्सपेरिमेंट करने में क्या दिक्कत है। और ऊपर से आ ही नहीं रहा ना, शायद ऑप्शन ही नहीं आ रहा। नहीं, यहाँ पे ये आप ऑप्शंस नहीं रिटर्न दिख रहा। रिटर्न ही कर दो सीधे, रिटर्न कांस्टेंट हाँ, टेक्स्ट। यहाँ पे हाँ ये कर दिया, हाँ, फिर एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं। आ रहा है, और उसके आ रहा है। आ रहा है, ठीक है ठीक। बेसिकली यहाँ पे जो प्लेस होल्डर है, हाँ प्लेस होल्डर के हिसाब से मेनली कुछ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पहले ये बहुत बेकार हाँ बेकार दिखाता था, अभी ये तो कम से कम थोड़ा बहुत सही तो दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे अगर मुझे अभी रैप अप करना है तो डायरेक्टली सेंटर से रैप अप करके डायरेक्टली सेंटर में ही मैं दिखा सकता हूँ, तो अभी कंटेनर का भी ज़रूरत नहीं पड़ता। समझ गया हूँ। पहले पहले कंटेनर कम से कम दिखाना ज़रूरत पड़ता था, उसके बाद टेक्स्ट लाते थे, लेकिन ठीक है, तो थोड़ा बहुत ये वैसे अपग्रेड किया है। वैसे मतलब वो चीज़ होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर आप मान लो खाली सिर्फ टेक्स्ट लिखते हो ना, हम्म, तो फिर आगे आप कोई और आइटम ऐड ही नहीं कर सकते इसमें। इन शॉर्ट अगर देखा जाए कंटेनर में तो ये हो गया ना कि कंटेनर स्पेस आ गया, अब मल्टीपल चाइल्ड ऐड कर लो उसके, मतलब चाइल्ड के अंदर मल्टीपल चीज़ें ऐड कर सकते हो। अदरवाइज आपको इसको एज वो बनाना पड़ेगा कुछ। अब अगर आप खाली टेक्स्ट लिखोगे, टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड लिखा आपने, तो ऊपर आ गया वो टॉप लेफ्ट में आ गया, बट आप कुछ और ऐड नहीं कर पाओगे उसके बाद, नहीं, मतलब वो वो तो नहीं कर चेंज हो पाएंगे जाएगा। डेफिनेटली। वैसे कंटेनर भी सिंगल चाइल्ड ऑप्शन ही है, अगर मैं इसको कंटेनर के साथ जोड़ देता हूँ तो भी ये सिंगल चाइल्ड ऑप्शन ही है। अच्छा बट यहाँ पे कंटेनर लगाने से क्या होता है, यहाँ पे जो कलर वाला जो ऑप्शन है, इसको जब यूज़ करेगा तब जगह इसका बैकग्राउंड कलर जो है चेंज होता है। समझ गया। तो बेसिकली कंटेनर का मेन पर्पस ये है कि यहाँ पे ये जो कलर है, ये कलर अगर सेटअप करें तब जाके ये कंटेनर लगाना सही है, क्योंकि कंटेनर के अंदर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ है जो कंटेनर को थोड़ा सा एनरिच करता है चीज़ों को बेहतर दिखाने के लिए। इसी वजह से ये कंटेनर की ज़रूरत है। अदरवाइज अगर कंटेनर हम लोग यूज़ नहीं करें तो कंटेनर के अलावा यहाँ पे दूसरा एक ऑप्शन है, मतलब जहाँ पे मुझे कंटेनर यूज़ करना नहीं है उसके लिए यहाँ पे साइज्ड बॉक्स, ऐसा ही साइज्ड बॉक्स बोलकर एक दूसरा विजेट है, ये यूज़ कर सकते हैं, जिसका क्या है प्रॉपर्टी लेवल थोड़ा सा कम है। तो ये भी कंटेनर जैसा काम कर सकता है, लेकिन इसका प्रॉपर्टी लेवल कम है, इसका साइज़ थोड़ा सा कम है, इसका सिर्फ अच्छा हाइट, विड्थ और चाइल्ड, ये तीनों प्रॉपर्टीज रहता है। जब हम लोगों को थोड़ा कम प्रॉपर्टी, मतलब बैकग्राउंड में ज़्यादा कुछ देना नहीं है, तो उस टाइम पे हम लोग ये साइज बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। कंटेनर का आप साइज नहीं कर सकते? कंटेनर जो बनाते हो उसमें साइज दे सकते हो
कंटेनर का साइज दे सकते हो? कंटेनर में भी साइज़ दे सकते हैं, कंटेनर के अंदर साइज़ ऑप्शन होता है तो ये कंटेनर। कैसे मतलब ये साइज किस हिसाब से लेता है? ये ऊपर से लेना स्टार्ट करता है या कैसे करोगे आप इसको? एक्चुअली यहाँ पे है स्टार्टिंग पॉइंट 0 0, ठीक है। हम्म बट यहाँ पे हम लोग जो साइज़ वाला जो ऑप्शन है, हाइट विथ ऑप्शंस है, हम्म ठीक है। हम्म यहाँ पे हाइट एंड विथ हम लोग सेट कर सकते हैं। हम्म जब हम लोगों को एक्चुअली कंटेनर यूज़ कर रहे हैं, कंटेनर का मेन पर्पस ये है कि कंटेनर बोलता है कि कलर वाला जो ऑप्शन है वो सेट करो, क्योंकि ये एक्चुअली कंटेनर जो है, कंटेनर मेनली कलर या इसका जो स्टाइलिंग जो है वो मेनली चेक करता है। कंटेनर बेसिकली एक प्लेस होल्डर जैसा है, और उसके अंदर हम लोग कुछ भी यूआई, अगर मतलब कुछ भी ऐसा है, मतलब वेब डेवलपमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए, डीप बोलकर जो ऑप्शन रहता है ना, हम्म। आप जानते हो वेब डेवलपमेंट में HTML में डीप टैग, कौन सा? डी डीप टैग DIB, डीप टैग। डी आई डिप टैब, अच्छा हाँ HTML में होता है ना डिप, हाँ ठीक है पता है। वो बेसिकली क्या होता है, उस टैग का, अच्छा वो कंटेनर की तरह ही है। अपना कोई स्टाइलिंग होता नहीं है, लेकिन उसी टैग को यूज़ करके ज़्यादातर डिज़ाइनिंग का जो स्ट्रक्चर है वो बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेनर जो है काइंड ऑफ उस तरीके से यूज़ करते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसका खुद का कोई स्टाइलिंग होता नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन इसके अंदर इतना सारा प्रॉपर्टीज़ रहता है जिसको यूज़ करके हम लोग इसका अलग अलग टाइप का डिज़ाइनिंग इसमें डाल सकते हैं। तो इसी वजह से क्या है, इसके अंदर बहुत सारा अलग अलग टाइप का प्रॉपर्टीज़ रहता है जो डिज़ाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे अलाइनमेंट ऑप्शन है, क्लिप बिहेवियर ऑप्शन है, कॉन्स्ट्रेंट है, डेकोरेटर्स है, डेकोरेशन है, तो उसके बाद हाइट वेट, फोरग्राउंड डेकोरेशन, ऐसे बहुत सारा ऑप्शंस यहाँ पे है, मार्जिन पैडिंग विथ ट्रांसफॉर्म। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस रहे जो बेसिकली क्या करते हैं, हम लोगों का डिज़ाइनिंग के लिए, मतलब कस्टम विजेट डिज़ाइनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये एक्चुअली स्टार्टिंग वाला पार्ट है जब हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। एक बार कंटेनर पे लॉन्ग प्रेस करना, मतलब वो वैसे अंदर जाना, मतलब कंटेनर के अंदर जाना, क्लास दिखाने के, अच्छा, मतलब मतलब ये इसके किसी, इसके अंदर। हाँ हाँ ये इसके अंदर होगा। तो ये मतलब इसमें कोई इनहेरिटेंस वगैरह कुछ यूज होता है इसमें, हाँ, मतलब लाइक ये डेफिनेटली इनहेरिटेंस तो यूज़ हुआ है। ये कंटेनर जो है ये एक्चुअली एक स्टेटलेस विजेट है। हम्म यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो भी हम लोग विजेट बना रहे हैं, ये एक्चुअली मेन जो विजेट है, मतलब इसका जो हायरार्की है वो है विजेट, ठीक है। उसको इनहेरिट करके स्टेटलेस विजेट या और स्टेटफुल विजेट, जो भी विजेट है वो स्टेट, मतलब ये विजेट को यूज़ करके इनहेरिट किया है, ठीक है। बट तब पर भी क्या है, ये जो विजेट है, मतलब ये जो स्टेटलेस विजेट जो है ये एब्स्ट्रैक्ट दिखा रहा है। क्यों एब्स्ट्रैक्ट दिखा रहा है? क्योंकि इसमें एक ही मेथड है जो इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है कभी भी, ठीक है। मतलब और सारा चीज़ इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन सिर्फ एक मेथड को छोड़ के, और वो मेथड है बिल्ट वाला। तो इस मेथड जब तक नहीं हम लोग पूरा कर देंगे, तब तक हम लोगों का जितने भी विजेट बना ले वो सारा एब्स्ट्रैक्ट विजेट ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये विजेट भी एब्स्ट्रैक्ट था, स्टेटलेस हाँ विजेट भी एब्स्ट्रैक्ट था, और इसके आगे जितने भी लाइब्रेरी विजेट है वो ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट ही हो जाता है, क्योंकि ये जो बिल्ड वाला जो विजेट है उसको इम्प्लीमेंट किया नहीं जाता है। और ये जो बिल्ड वाला जो विजेट होता है, मतलब हाँ, बिल्ड विजेट ऐसा नहीं है कि कंप्लीट नहीं करते, डेफिनेटली कंप्लीट करते, जो जो एक्चुअली, जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कंटेनर जो है, कंटेनर विजेट कंप्लीट है तो इसीलिए इसका इंस्टेंस बन पा रहा है। ये सेंटर विजेट कंप्लीट है तो इसीलिए इसका इंस्टेंस बन पा रहा है। टेक्स्ट विजेट कंप्लीट है तो इसलिए इसका इंस्टेंट जो है बन पा रहा है, क्योंकि ये सारा ही विजेट, स्टेटलेस विजेट्स का
चाइल्ड है। अगर इसका भी जाए तो यहाँ पे स्टेटलेस विजेट तो डायरेक्टली नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे अलाइन दिखा रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई विजेट के साथ कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक विजेट के साथ कनेक्टेड है, ये भी शायद दूसरा कुछ विजेट के साथ कनेक्ट होगा, स्टेटलेस विजेट। तो बेसिकली हर एक चीज़ जो भी यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे क्लासेस दिखेगा, वो सारा क्लासेस कहीं ना कहीं कोई ना कोई विजेट के साथ कनेक्टेड होगा, और उसका मास्टर विजेट जो है वो विजेट ही होगा। तो यहाँ पे जो भी विजेट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो एक्चुअली ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड विजेट है, जिसका बिल्ड फंक्शन जो है वो इम्प्लीमेंटेड है, इसी वजह से उसका डायरेक्ट इंस्टेंस हम लोग बना पा रहे हैं। और जिसका एक्चुअली इंस्टेंस बना हुआ नहीं रहता है, उसके लिए हम लोगों को उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग जब कुछ भी चीज़ें बना रहे हैं, तो ये पे भी हम लोग अपना जो क्लास है वो अभी के लिए फाइनल करने के लिए या पूरा करने के लिए हम लोग को यहाँ पे बिल्ड विजेट के अंदर ही सारा काम करना पड़ रहा है। और इसी बिल्ड विजेट जो होता है, इसी बिल्ड विजेट को ही एक्चुअली ये जो ऐप का जो इंस्टेंस बनता है वो जाके इस बिल्ड विजेट को ही रन कराता है। तो इसीलिए क्या होता है, सारा जो कनेक्शंस है वो बिल्ड विजेट से ही पूरा कनेक्टेड होता है, ठीक है। ठीक है। तो अभी ये पहला जो विजेट का जो स्ट्रक्चर है ये हो गया बेसिक, मतलब यहाँ पे स्टेटलेस विजेट है, जिसमें क्या होता है हम लोगों का जो मेमोरी वाला जो पार्ट है वो ऑप्टिमाइज रहता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी डायनेमिक चीज़ रहता नहीं है। जो भी डेटा हम लोग डालेंगे डायरेक्टली वही डेटा यहाँ पे शो करेगा, जस्ट यही है प्रोसेस। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर चाहिए, जिस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स अप्लाई कर सकते हैं, और उसके लिए है मेटेरियल ऐप। तो मेटेरियल ऐप जब हम लोग यूज़ करेंगे तो मेटेरियल ऐप मेनली क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिस स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों को जो भी डिज़ाइन है, यूआई है, उसका एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली। ये एक काइंड ऑफ, ये भी एक अलग से मेटेरियल ऐप, ये भी एक अलग से विजेट है, जिसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स डाला हुआ है, जो इंटर एप्लीकेशंस के अंदर डेटा फ्लो करने का काम जो है करता है। बेसिकली डेटा फ्लो मतलब यहाँ पे जैसे कि ये थीम ऑप्शंस, उसके बाद यहाँ पे राउट्स ऑप्शंस, यहाँ पे थीम, राउट्स, नेविगेशन डेटा सेंड करने के लिए, उसके बाद यहाँ पे अलग अलग बहुत सारा ऑप्शंस रहता है, जो मेनली चाइल्ड चिल्ड्रन जितने भी होते हैं या मतलब चाइल्ड चिल्ड्रन जो भी बोले, इसके अंदर जो भी सारा चीज़ें रहता है वो सारा इस मेन ऐप के थ्रू हम लोग उसको सेट कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो मेन ऐप है ये एक्चुअली एंट्री क्लास है, जिससे हम लोग अलग अलग टाइप का डेटा रिक्वायरमेंट जो होता है, जो एक्चुअली हम लोगों का एंटर एप्लीकेशन को सिंगुलरिटी की तरफ या ब्रांड मैनेजमेंट की तरफ अगर सेट करना है, तो हम लोग सारा चीज़ सेट करने के लिए ये मटेरियल ऐप सेट करते हैं। इसका एक और एक अच्छा चीज़ यही है कि ये मटेरियल ऐप जो है, ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ये एप्लीकेशन का जो यूआई है ये आपको एंड्रॉयड में एक जैसा दिखेगा, आईओएस में और एक दूसरे लुक एंड फील आएगा, या वेब में लुक एंड फील अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, जब भी हम लोग यहाँ पे कोई भी तरह का यूआई एक बार सेट कर देते हैं, उसी यूआई को इंटरली हर एक प्लेटफॉर्म में सेम जैसे ही दिखेगा, सेम ही दिखेगा। तो इससे क्या होता है, ब्रांड आइडेंटिटी बहुत बढ़िया रहता है, जो एक्चुअली दूसरे प्लेटफॉर्म में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। कि मेनली क्या होता है, दूसरे कुछ फ्रेमवर्क के अंदर एंड्रॉयड के लिए एक मेटेरियल यूआई के ऊपर ज़्यादातर डिज़ाइन दिख रहा है, जैसे ही वो आईओएस में पड़ा तो उसमें आईओएस वाला जो यूआई है
वो चला आता है। तो उससे क्या होता है, ब्रांड आइडेंटिटी जो है वो बिगड़ जाता है। नहीं, अब तो खैर इसमें भी मटेरियल जो यूज हो रहा है वो सेम आईओएस में भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। अ, तो नहीं, एक्चुअली इसमें ज़्यादा चेंजेस, ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट ब्रांड आइडेंटिटी जो होता है, अगर मुझे इस तरह का कलर चाहिए, इस तरह का कार्ड चाहिए, नहीं, इस वो तरह तो नहीं, इवन जो मटेरियल भी है ना, जैसे आपके बटन है, का। तो आप उसका जो मटेरियल करते हो तो थोड़ा सा वो आता है ना, शिमर जैसा आता है उसमें, तो वो मेंटेन रहता है। ऐसा नहीं है आईफोन में मेंटेन नहीं रहेगा, वो रहेगा मेंटेन। मतलब उन्होंने उस तरीके से अपने यूआईज बना दिए हैं कि जब बेसिकली यहाँ पे जो लिमिटेशंस है कि आपको अगर अलग स्पेसिफिक आपको आईओएस के लिए चाहिए, तो आईओएस के लिए ऑलरेडी एक प्लेटफॉर्म इन लोगों के बना के रखा हुआ है, बट उसको काफ़ी टाइम से ये अपडेट नहीं कर रहे वो चीज़ को। कैपर्चिनो बोलकर, कुपर्चिनो बोलकर एक अलग से ऐप यहाँ पे है, कुपर्चिनो ऐप, जो बेसिकली आईओएस के लिए बना है, आईओएस नहीं, के तो यूआई के ऊपर फोकस करके। उसका यूज नहीं होना, मतलब उसका यूज का क्या मतलब, अगर जैसे फिर मैं एंड्रॉइड नहीं कर पाऊंगा उसमें, है ना? नहीं, एंड्रॉयड उसमें चलेगा, ऐसा नहीं है कि एंड्रॉयड नहीं चलेगा। एंड्रॉयड मतलब बेसिकली क्या है, हम लोग कोई भी प्लेटफॉर्म को पकड़ सकते हैं, मेटेरियल ऐप भी पकड़ सकते हैं या कुपर्चिनो अच्छा, ऐप भी पकड़ सकते ओके ओके हैं, ओके। दोनों ही पकड़ सकते हैं। लेकिन बात यही है कि कुपर्चिनो जो है वो आईओएस का जो डेडिकेटेड यूआई है, मतलब आईओएस का जो कार्व या आईओएस का जो फ्लो है, वो अगर अच्छा लगता है तो iOS डेडिकेशन के ऊपर कुपरचुना ऐप जो है वो बनाया हुआ है। वैसे विंडोज़ के लिए भी एक ऑप्शन है, विंडोज़ के लिए नया ऑप्शंस दिया है वो, मेट्रो 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 ऐप बोलकर एक ऑप्शन है, जो बेसिकली मेट्रो यूआई है, जो अच्छा, मेनली विंडोज़ ने यूज़ करते हैं। तो बेसिकली प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक लाइब्रेरीज है जो काम करता है। बट बेसिकली क्या होता है, मेटेरियल ऐप है जो ज़्यादा मेंटेन करते हैं फ्लटर डेवलपर्स ने। इसके अलावा जो बाकी जो दो मैंने नाम किया है वो है, अगर कम्युनिटी में अगर वो लोग अपग्रेड कर रहा है या काम हो रहा है तो डेफिनेटली उसका भी अपडेटेशंस यूज़ करके हम लोग यूज़ कर सकते हैं। बट ज़्यादातर फ्लटर का जो मेन कंसंट्रेशन है वो गूगल ने बनाया, और गूगल ने अपना जो मटेरियल ऐप है इसी को ज़्यादा फोकस किया। और इसके अंदर जितना यूआई को लेकर जो भी लोगों का आइडिया है वो मटेरियल ऐप के अंदर ही कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीम वाला ऑप्शंस जो है, यहाँ पे थीम ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है। बट अभी के लिए ये जो थीम ऑप्शंस जो है थोड़ा बहुत ये उतना भी यहाँ पे थीम ऑप्शंस का बहुत सारा चीज़ें अभी जो काम करता है। यहाँ पे थीम ऑप्शंस के अंदर स्कैप फोल्ड बोलकर और एक विजेट यहाँ पे यूज़ करते हैं। स्कैप फोल्ड जो है बेसिकली ये प्लेटफॉर्म होता है, स्कैप फोल्ड का नाम ही एक्चुअली एक स्टेज या प्लेटफॉर्म होता है। तो बेसिकली मटेरियल ऐप के अंदर स्कैप फोल्ड जो है वो सब सब विजेट है, और इसके अंदर एक्चुअली पेज का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐप बार बोलकर एक ऑप्शंस देते हैं तो यहाँ पे ऐप बार ऑप्शंस आ सकता है, जिसको हम लोग टॉप में देख सकते हैं। तो यहाँ पे रेड कलर क्यों दिखाया, ओह एक्चुअली इसके वजह से प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्कैप फोल्ड जहाँ पे ऐप बार लिखा, तो ऐप बार यहाँ पे अभी फ्लूइड है, मतलब इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे इसका और एक वर्सन है,
थीम मोड यूज़ करके बेसिकली हम लोग इसका जो कलर डाइवर्सिफाई है, मतलब हम लोगों का जो कलर जो है वो किस तरीके से दिखेगा, सिस्टम मोड या मतलब ब्लैक, जब सिस्टम में ब्लैक होगा तो ब्लैक आएगा, वाइट होगा तो वाइट आएगा, वो उसी हिसाब हाँ, से ये डार्क मोड, सिस्टम डार्क मोड में होगा उसके सिस्टम सिस्टम में डार्क मोड या लाइट मोड ये ऑप्शंस है, तो सिस्टम मोड बेहतर है। इसको काफ़ी हद हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा स्टेट थ्रू मैनेज हो सकता है बाद में। हाँ, ये मुझे थोड़ा सा ना आप सही से बताना थीम के, अगर थीम को ढंग से यूज करना है तो कैसे करेंगे? मैं और एक चीज़ ढूंढ रहा हूँ। अभी जैसे आपने कलर्स डॉट ब्लू दिया है ना, प्राइमरी स्वैच, ये इसका क्या रोल है? मतलब लाइक ये लेबल के कलर्स होंगे, क्या होंगे? नहीं, एक्चुअली लेवल करा नहीं, मैंने वही चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कलर है नीचे शायद, कलर ओपन। एक्चुअली यहाँ पे यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे एक बार होता था, मतलब यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर होता था जो ब्लू में दिखेगा, जो ब्लू में दिखेगा उसके अंदर जो इस तरीके का कलर फिट होता है वो वही दिखता है। तो उसका एक्चुअली ये हाँ, अभी के लिए जो फ्लटर यूआई, फ्लटर में जो मेटेरियल यूआई का जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसी हिसाब से अभी ये अपडेट किया हुआ है। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेटेरियल यूआई जो है इसका ऑप्शंस दिख नहीं रहा है, जो क्योंकि ये मेटेरियल यूआई V3 ऑप्शंस है, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया, क्योंकि इसका हेडर फुटर का जो कलर है वो उतना रखा नहीं है। यहाँ पे अगर हम लोगों को बैकग्राउंड कलर नहीं, ऐप बार में दे दो, ऐप बार है नहीं, ऐप बार में देख के देखो एक बार, शायद उसमें आएगा ना। ऐप बार में अगर मैं कोई कलर डालूंगा तो वो आ जाएगा ना, मतलब यहाँ पे जो मैं कलर में दूंगा ना, हाँ, यहाँ पे बैकग्राउंड जो कलर है ऐप बार के अंदर जो कलर होगा, बैकग्राउंड कलर ही होगा शायद भी, बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे जो कलर डालूंगा वो तो जो भी डालूंगा उसी हिसाब से ये चेंज होगा। लेकिन बेसिकली यहाँ पे जो ऑप्शंस है, इस थीम के ऑप्शंस हिसाब को से करना चाह रहे थे ना? इस ऑप्शंस को अगर कनेक्ट करना है तो यहाँ पे थीम कलर करके यहाँ पे कलर ऑप्शंस यहाँ पे डालना पड़ेगा। कलर स्कीमा, प्राइमरी कलर, प्राइमरी, ये सेटअप एक्चुअली प्राइमरी जो कलर सेटअप होगा उसी हिसाब से ये दिखता है, मतलब दिखना चाहिए। बट यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शंस, मतलब आप कह रहे हो जो ऊपर जो आप डाल रहे हो कलर टील, वो हिसाब से वो उसका वो होना चाहिए उस प्राइमरी हाँ, कलर। उसके हिसाब से यहाँ पे जो कलर जो सेटअप है वो आना चाहिए, क्योंकि अच्छा। इसके लिए यहाँ पे जो थीम वाला ऑप्शन है वो बनाया गया है। अदरवाइज इसकी समझ गया। इस प्रॉपर्टी की कोई ज़रूरत है नहीं। हम्म, लेकिन ये लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अपग्रेड कर रहा है तो ये बन नहीं रहा। प्राइमरी करने से तो ये आ जाना चाहिए था। देखिए ऑन प्राइमरी, ये मैं भी एक बार ट्राई कर रहा था बट मेरे से भी नहीं हुआ था। लेकिन मैं जो पुरानी वीडियोस देख रहा था ना, 6 साल पुरानी, उसमें उसमें कुछ और था थोड़ा सा, ये V3 नहीं था उसमें, तो उसमें सही चल रहा था ये। हाँ, तो वो मैं
एक्चुअली मैं बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे जो हाँ, मेरा भी इसमें फ्लटर का जो वर्जन 1 में मैंने ट्यूटोरियल है मेरे चैनल पे, वर्जन 2 में भी था। तो उस टाइम पे बेसिकली फ्लटर में जो जिस तरीके से काम करता था उसका जो ट्यूटोरियल इंटरनेट में अवेलेबल है, V3 के ऊपर ट्यूटोरियल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि गूगल का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ये लोग अपना जो चीज़ है ना इसको इतना ज़्यादा अपग्रेड कर देता है, और इसका ज़्यादा इसके अंदर जो भी फीचर्स था उसको ऐसे चेंज कर देता है कि लास्ट वाले से मैच ही नहीं खाता है बहुत सारा चीज़ें। समझ गया। तो इसी वजह से क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा सा लोगों को दिक्कत आ जाता है कि कंसिस्टेंसी का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। वैसे ये लोग अपग्रेड जो करता है वो सही सही वजह से करता है कि हाँ ये यहाँ पे ये चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो चीज़ पहले था क्या वो चीज़ गायब कर देना है। हम्म, ये एक्चुअली इन लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एंगुलर में भी वैसे ही प्रॉब्लम करता है, फ्लटर में भी वैसे ही प्रॉब्लम करता है कि इन लोगों का कंसिस्टेंसी जो है वो बना नहीं पाते, अच्छा। जिसकी वजह से क्या होता है फ्लटर प्लेटफॉर्म वाइज तो बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है फ्लटर में, क्योंकि यहाँ पे जो कलर स्विच जो मैंने थीम यहाँ पे सेटअप किया, अगर थीम कलर मैंने यूज़ ही नहीं कर पा रहा हूँ तो यहाँ पे ये बेकार है ना। समझ गया। ना यहाँ पे मुझे थीम कलर दिखाई दे रहा है, ना मुझे वो ये ऑप्शंस दिखा रहा है। यहाँ पे ये डिबग बैनर को हटाने के लिए ये ऑप्शन है, इसको पॉज कर देने से हो जाएगा, हट जाएगा। कौन सा? अच्छा, डिबग हो चेक में। वो यहाँ पे जो डिबग वाला जो हाँ, बैनर दिख रहा वो था समझ गया। वो यहाँ पे सेटअप करने से ये चला जाता है। बट इसके अलावा यहाँ पे जो ऑप्शंस मटेरियल, ये मटेरियल ऑप्शंस का जो पार्ट है वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अच्छा। हम देखते हैं यहाँ पे जो लेआउट ऑप्शंस में जाते हैं। ये है बेसिकली अलग अलग ऑप्शंस यहाँ पे दिखा रहा है जय कि ये स्टैंडर्ड ऐप है जो अभी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं अपने कोई भी यूआई को फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड करने के लिए। यहाँ पे मटेरियल ऐप है जो इन लोगों ने कुछ सेटअप यहाँ पे दिया है। उसके इसका बाद नीचे वो भी है क्या, कोई यूआई भी दे रखा है? हाँ, मटेरियल यूआई का तो पूरा मटेरियल पूरा नहीं नहीं, जैसे जैसे अभी जो ऊपर कोड बेस है उसका कोई छोटा सा स्नैपशॉट दे रखा है यूआई का, कि कैसा दिख रहा है मटेरियल में, कैसा वो कैसा, या चला चला के देखना पड़ेगा? इसका अभी चला के तो देखना। कुछ दिया नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कुपरचिनो जो है वो यहाँ पे इसका सेटअप दिया है। तो ये तीनों ऑप्शंस है जो यहाँ पे आईओ स्पेसिफिक स्टाइल अगर चाहिए तो वो यहाँ पे कुपरचिनो में है। तो ये तीन तरीके से इसका स्टार्टअप लेआउट है। बट मटेरियल में जो भी फीचर्स था वो फीचर्स अभी शायद ये गायब कर दिया होगा, तो इसलिए वो चीज़ के ऊपर और ज़्यादा डिटेलिंग में गया नहीं है। ठीक है। क्योंकि मुझे वो ऑप्शंस दिख ही नहीं रहा है जो जिस ऑप्शंस के थ्रू इसको नेटिव यूआई में ला सकते थे इसका। अच्छा, वैसे वी भी तो काफी टाइम हो गया ना अभी अब तो।
कभी आया है? हम्म, V3 कब आया है? वर्जन बहुत 3 कब आया है? बहुत पहले, मतलब कम से कम ये 4-5 साल हो गया। अच्छा, मतलब आप 4-5 साल से आपने मतलब फिर V3 पे काम नहीं किया है क्या? किया है, बट बेसिकली क्या है, भीतरी डिफ़ॉल्ट बना दिया है, ठीक है। तो हम्म। कुछ दिन पहले तक भी मैंने इसका जो नेटिव वाला जो ऑप्शन है वो मैंने दिखा था, बट अभी ये नहीं दिख रहा अच्छा। है। अभी वो उसको मैं नेटिव में अगर करने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका ऑप्शंस मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। कोई नहीं, आप देख लेना, मतलब थीम वाला थोड़ा क्लियर कर देना। थीम से मैं चाहता हूँ कंट्रोल करूँ एप्लीकेशन। हाँ, थीम से एप्लीकेशन कंट्रोल हो तो बेहतर होता, बट यहाँ पे क्योंकि उसी के लिए तो ये थीम डेटा, थीम ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नहीं तो पूरा एप्लीकेशन का सिंगुलरिटी मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो कलर है, इस कलर को मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी मैंने यहाँ पे अगर दे रहा हूँ बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर मुझे यहाँ पे ऐसे क्यों डालना पड़ेगा? ये तो सही नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो कलर जो सेट है उसी कलर को लेकर मैं यहाँ पे कनेक्ट करूँगा, जिससे मेरा ये कलर जो है, यही कलर मेरा फ्लो हो जाए। समझ गया मैं क्या कहना चाह रहे हो। तो यहाँ पे इस तरह का ऑप्शंस को यूज़ करने के लिए ये ऑप्शंस होता था, थीम डॉट कॉन्टेक्स्ट करके कलर स्कीमा यूज़ करके यहाँ पे हम लोग इसका लाते थे। हाँ, वही पहले के ट्यूटोरियल्स मैंने देखे थे तो यही करते थे लोग। अब ना मुझे भी दिखाई नहीं दिया तो फिर मैंने कहा चलो बाद में देखेंगे इस चीज़ को क्या है। ठीक है, ऑप्शंस ही नहीं दे रहे। कोई नहीं, इसे देख लेना आप आराम से, उस पर आराम से रिसर्च कर लेना। चैट जीपीटी वगैरह किसी से, एआई से पूछ लेना, बता देगा वो अब क्या हो गया है, या गूगल कर लेना, इतनी बड़ी डील नहीं है तो। अच्छा, तो हम मतलब अभी स्टैंडर्ड वे में अगर बात करें तो हम मटेरियल एप्स बनाते हैं, और हमारा जो रूट रहता है वो मटेरियल ऐप रहता है, मेजर मेजर। देखते जब हैं आप यहाँ पे, माई ऐप में बनाते हो। ये ऑप्शंस डाला। हाँ, ये है एक्चुअली जो थीम से स्टार्ट हुआ, ठीक है। मतलब बेसिकली यहाँ पे स्कैप फोल्ड में मैंने ये ऑप्शंस डाला नहीं है, ठीक है। मतलब स्कैप फोल्ड का जो सेटअप है मैंने यहाँ पे नहीं डाला। तो स्कैप फोल्ड का जो सेटअप है अभी डायरेक्टली ये थीम डेटा के अंदर डाल दिया। अच्छा, यहाँ पे ऐप बर थीम करके यहाँ पे ऐप बर थीम क्लास का समझ बैकग्राउंड गया। कलर क्या होगा और उसका इन्होंने टाइटल क्या होगा। उन्होंने हर कंपोनेंट की अलग थीम बना दी कि ऐप बार थीम ये रहने वाली है, वो रहने वाली है। मतलब बेसिकली यहाँ पे जो भी कंटेंट जो भी है यहाँ पे हाँ। इस तरीके से यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा अगर मुझे चाहिए कि नहीं, मुझे ये सही नहीं लग रहा है, ये है और इसका फोरग्राउंड कलर जो है वाइट होगा, तो ये थीम से डायरेक्टली मैनेज हो रहा है। बट मैंने यहाँ पे चाह यहाँ रहा यहाँ पे अपना ओवरराइड कर सकते हो। हूँ, मैं यहाँ पे ओवरराइट करके यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये मुझे ब्लू चाहिए, समझ गए। तो ये चेंज हो गया। समझ गया। अलग अलग कंपोनेंट अलग तोड़ दिए उन्होंने। अब पहले प्राइमरी सेकेंडरी ऐसे करते रहते होंगे, अब हर कंपोनेंट के हिसाब से थीम देना स्टार्ट कर दिया, थीम के अंदर थीम हो गया। तो यहाँ पे थीम डेटा के थ्रू चीज़ों को मैनेज करने का ऑप्शंस दिया। ये अच्छा, है मुझे एक चीज़ बताइए, एक ये चीज़ है बताइए, जैसे कि एक्चुअली अभी थीम आप। डेटा जो है, ये मैं पहला है। और इसके बाद यहाँ पे डार्क थीम में ये डार्क थीम मोड इस तरीके से कर अच्छा। सकते हैं, जहाँ पे टील ग्रे, रेड कुछ भी कर दो, टील तो ऊपर ही है, फिर वो पता नहीं क्या ब्लू, जब यहाँ पे यूज़ कर रहा था यहाँ पे है। हाँ, ब्लैक और वाइट। ब्लैक। ब्लू ग्रे ऑप्शंस था, तो यहाँ पे अगर मुझे ये नाइट मोड पे डालना है,
मोड्स आ रहे हैं ना ऊपर साइड, मोड्स, राइट राइट, चाहिए कुछ और मोड्स में। कोई शॉर्टकट कमांड भी होगी ना इसकी, क्या है एंड्रॉइड की? मतलब कुछ शॉर्टकट कमांड भी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। मोड्स तो है, यहाँ पे ही होता है। सेटिंग्स में देखना होगा। ये डार्क थीम हो गया, तो जैसे यहाँ पे डार्क ऑप्शंस, तो ऐसे डार्क ऑप्शंस आ गया। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे ये थीम मोड की वजह से यहाँ पे थीम मोड का जो ऑप्शन है दिखाई दे रहा है। अच्छा एक जैसे यहाँ पे अभी ये जो मेन ये माई ऐप है, अभी ये बड़ी होती जाएगा ये, जैसे अब डार्क थीम और भी चीजें ऐड करोगे तो इसको हम सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं, लाइक हाँ डेफिनेटली इसको सेपरेट कर सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे जितने भी ये डेटा, मतलब आप ये सारे को एक फंक्शन में लिख दोगे और उसका रिटर्न टाइप हो जाएगा थीम हाँ डेटा। ये सेपरेट हो सकता है, सेपरेट होता है, ठीक है, तो सेपरेट ये होता तो है। वो हो गया। और जो ऊपर प्राइमरी स्वैच है वो उसका एक्चुअल यूज क्या है फिर, वो क्यों दे रखा है? अभी प्राइमरी सोर्स का कोई यूजेस नहीं है, इसका कोई चलो एक्चुअली, इसे, इसका कोई इसका यूजेस है नहीं प्राइमरी सोर्स का, क्योंकि इसका कोई वैलिड रिक्वायरमेंट नहीं दिखाई दे रहा मुझे। ठीक है। तो प्राइमरी सोर्स का कोई रिक्वायरमेंट, मतलब उसका कोई अभी का कोई काम नहीं है। ओके। तो थीम लाइट होती है और डार्क थीम डार्क होती है ना? थीम अगर नॉर्मल थीम हाँ, लिखो तो लाइट होती है। नॉर्मल थीम थीम के अंदर जाएगा, डार्क थीम के अंदर जाएगा। ये दोनों एंट्री पॉइंट देखा रखा है, क्योंकि इस दोनों के अंदर ही हम लोग अपना जो आउटपुट है वो रख सकते हैं। अभी इसका स्प्लिटर ऑप्शंस अगर करते हैं तो स्प्लिटिंग ऑप्शंस में यहाँ पे स्क्रीन्स या पेजेस जो भी बोले कर सकते हैं, स्क्रीन्स। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे जो यूटिलिटीज़ है, इसको यूटिल्स बोलकर अलग से फोल्डर बना सकते हैं, यूटिल्स। अभी अगर यहाँ पे थीम डॉट डार्ट बोलकर यहाँ पे लिया, तो इसमें इसको एक्सट्रैक्ट करके समझ गया। अब यहाँ पे फंक्शन बनाओगे? यहाँ पे फंक्शन नहीं बनाएंगे, यहाँ पे इसका जो है वेरिएबल बनाओगे? अच्छा। कॉन्स्ट करके यहाँ पे लाइट थीम इसका नाम दिया। यहाँ पे ये पैकेज इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगा। कॉन्स्ट हटाने को कह रहा है। तो यहाँ पे हटा दिया, लेकिन ये बिना क्लास के बना सकते हैं हम लोग ऐसे? बना तो सकते हाँ, हैं शायद। बिना क्लास में होता है। इसका स्प्लिटर के लिए यहाँ पे एक ऑप्शंस है कि एक्सट्रैक्ट लोकल वेरिएबल ही करो, एक्सट्रैक्ट लोकल वेरिएबल करना, फिर शायद आप बना पाओ। एक्सट्रैक्ट मेथड करते हैं। नहीं मेथड नहीं, लोकल वेरिएबल का मेथड भी कर सकते थे। लोकल वेरिएबल नीचे हो गया होगा एक्सट्रैक्ट, नीचे नहीं, देखो नीचे हो गया होगा। नीचे नहीं गया, ऊपर में ये है, ऊपर में है। वार लिया है इसने। ये डे थीम
और इसके अलावा यहाँ पे हम लोग इसको हाँ एक्चुअली भारी लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भार से डायनेमिक जो डेटा टाइप है वो सेट होता है। नहीं तो तो अगर आप थीम डेटा लिखोगे तो इशू क्या है? थीम डेटा लिखना जरा इसमें, थीम मेरे डेटा हिसाब लिखने से में मैंने कोई अभी। दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो। जस्ट यहाँ पे समझने में आसान होगा, इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से लिखा। नहीं ये तो ठीक है, मैं समझ गया आपका नाइट थीम, डेट थीम, या वो शायद ऊपर इंपोर्ट करना पड़ेगा ना वो क्लास। ये तो मैं समझ गया आपकी बात, मैं हाँ एक बार चलना वापस। ये डे थीम और नाइट थीम करके यहाँ पे हाँ, और जैसे खाली थीम डेटा लिखना बार की जगह, मतलब टू बी स्पेसिफिक करना है मुझे। यहाँ पे थीम डेटा नहीं 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 नहीं, जहाँ बार लिखा है वहाँ यहाँ पे बार लिखा है ना, हाँ। कर सकते हैं। इसे कांस्टेंट बनाना, इसको बाहर एज अ कांस्टेंट बाहर बना सकते हैं। कंस्ट्रक्टर को तो शायद नहीं बना सकते। कांस्टेंट यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, और नहीं होगा। नहीं यहाँ नहीं, मैं वेरिएबल को कांस्टेंट बनाने की बात कर रहा हूँ। थीम डेटा के आगे कांस्टेंट लिखो फर्स्ट। यहाँ पे कॉन्स्ट हाँ हाँ राइट। नहीं, ये कॉन्स्ट नहीं बन पाएगा। नहीं यहाँ कॉन्स्ट क्यों नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन है मतलब। एक्चुअली ये कॉन्स्ट जो ऑप्शंस है हाँ हाँ, ये यहाँ पे ये तो वेरिएबल है ना, मतलब मैंने इसे कॉन्स्ट क्यों नहीं मानना चाह नहीं, रहा हूँ। एक्चुअली एक्चुअली ये जो कॉन्स्ट जो है, ये कॉन्स्ट इनिशियलाइजेशन के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे जब वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो वेरिएबल डिक्लेरेशंस के टाइम पे नहीं हो सकता डायरेक्टली, क्योंकि वेरिएबल डिक्लेरेशंस के लिए यहाँ पे शायद भार या डेटा टाइप, क्योंकि भार जो है, भार से हम लोगों को कोई भी डेटा टाइप यहाँ पे इनिशियलाइज हो सकता है, और नहीं तो डायरेक्टली जो क्लास नेम है वो। कांस्टेंट की डेफिनेशन ये होती है कि आप बस, आपको एक इनिशियलाइज करना है उसे, बस यही होती है कांस्टेंट की डेफिनेशन, हाँ और चेंज लेकिन नहीं कर सकते फिर लेकिन आप। हाँ लेकिन अगर यहाँ पे वो ऑप्शंस सपोर्ट नहीं कर रहे तो क्या करें, क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट वाला जो पार्ट है वो इस जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे इनिशियलाइज हो रहा है तब यहाँ पे कांस्ट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे थीम बार ऐप, वो उसको इनिशियलाइज करने के टाइम पे कांस्टेंट यहाँ पे यूज़ किया, यहाँ पे ये कांस्टेंट यूज़ किया। यहाँ पे तो मैं समझ गया, बट मतलब लाइक मेरे लिए एक वेरिएबल है ना ये, तो अगर मैं ये वेरिएबल, मुझे पता है कि मैं आगे इसे कभी भी मैं वो नहीं करने वाला हूँ, चेंज नहीं करने वाला हूँ, तो मैं इसे क्यों नहीं कर सकता कांस्टेंट? मतलब मेरा क्वेश्चन ये है। आपने एक वेरिएबल बनाया कांस्टेंट, और उसके बाद आपने कलर दिया उसमें, मतलब देखना होगा क्यों नहीं हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो है, तो मैं लिख लेता हूँ, रुको मैं लिख लेता हूँ। इसको अलग से स्प्लिट ये कर वाला दिया। बस मुझे ये वाला टेक्स्ट दे दो कि कॉपी करके इसी मैसेंजर में। हम्म, मैसेंजर में ये वाला टेक्स्ट दे देंगे कॉपी करके, जो एक भी वेरिएबल जो बनाया ना उसमें, उस कोई भी एक वेरिएबल का वो दे दो मेरे को। अच्छा ये why we can't use const in data। यहाँ पे कॉन्स्ट नहीं उठा रहा है ना ये। हाँ एक सेकंड, समझ गया। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर राउट्स, मतलब यहाँ पे जैसे ये होम वाला ऑप्शंस हो गया, बट अभी हम लोगों को अलग अलग पेजेस चाहिए, तो यहाँ पे ये इसको यहाँ पे लिख सकते कि होम हेलो फ्रॉम होम। अच्छा अब ये आपने होम जो डाला है, ये ऑलरेडी स्कैफोल्ड के अंदर नहीं होगा? हाँ, इसका पुल के अंदर ही तो है।
स्कैफोल्ड के अंदर ही तो है, बट नहीं हाँ नहीं, ये तो आपने, हाँ आपने होम में डाला, मैं कह रहा हूँ वहां से तो अंदर स्कैफोल्ड के अंदर ही हूँ ना मैं तो, नहीं, जो एक्चुअली एक्चुअली क्या है यहाँ पे स्कैफोल्ड के अंदर नहीं रखेगा, स्कैफोल्ड रहेगा होम विजेट के अंदर। इसलिए क्योंकि बेसिकली क्या होता है, स्कैफोल्ड मेनली पेजेस का मतलब एक एक स्क्रीन का यूआई प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए तो इसीलिए क्या है यहाँ पे ये जो मेन में जो है होम वाला ऑप्शन, ये एक्चुअली हम लोगों का एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे दिखा रहा है जस्ट होम, बट ये एक्चुअली सिंगल चाइल्ड एंट्री पॉइंट है। बट इंटर एप्लीकेशन में स्कैफोल्ड कहीं पे हो सकता है, कहीं पे नहीं हो सकता है। नहीं नहीं, मैं समझ गया, जैसे मान लो हम बाहर स्कैफोल्ड लिखते हैं मेन में, मेन से स्कैफोल्ड लिख के फिर वहां पे बॉडी में ये देते हैं, होम बट होम में होम दे कुछ भी देते, तो फिर क्या वहां पे हमें दोबारा अंदर स्कैफोल्ड लिखना पड़ता? नहीं, स्कैफोल्ड के अंदर स्कैफोल्ड नहीं लिख सकते। जैसे अभी आपने लिख रखा था ना स्कैफोल्ड बाहर, बाहर ठीक नहीं है तो लिखा है, यहाँ पे होम क्लास के अंदर लिखा हुआ है अभी एक यहाँ बार पे। एक बार मेन डॉट डाट में जाना, मैं समझ गया, एक बार मेन डॉट डाट में जाना, इसमें मटेरियल ऐप में आपने टाइटल दे दिया, थीम दे दी, थीम मोड दे दिया सिस्टम के अकॉर्डिंग, और ये होम जो होता है ये इसका इनबिल्ट होता है ना, होम होम मतलब वो पहला पेज होगा इसका, हाँ, ये मतलब होता है इसका। होम का मतलब यहाँ पे एंट्री पेज है। अभी इस एंट्री एंट्री पेज पेज के है, अंदर हम लोगों को अलग अलग स्क्रीन्स दिखा सकते हैं, बट ऐसा अच्छा। नहीं है कि हम लोग यहाँ पे ये दिखाएगा। इसको अगर हटा देते हैं, इसका और एक एंट्री पॉइंट होता है जो है राउट्स। राउट्स अच्छा में हम लोग यहाँ पे ये ऑप्शन दिखा सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे हम लोगों को कुछ नहीं दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे राउट्स, मतलब यूज तो आई थिंक राउट्स ही करते हैं ना ज्यादा। इनिशियल राउट जब करेंगे तब यहाँ पे ये एंट्री पॉइंट में ये आ सकता है। ये तब चीज मुझे समझ नहीं आई, मतलब ये इनिशियल राउट राउट से क्या? मतलब यहाँ पे राउट्स वाला जो पार्ट है, ये हाँ। राउट्स वाला पार्ट में क्या है, हम लोग यहाँ पे जब मल्टी पेजेस ऑप्शंस में जा रहे हैं, हम्म जो एक्चुअली पहले राउट मतलब फ्लैटर पार्ट 1 में, फ्लैटर पार्ट 2 में ये ये दो जो ऑप्शंस है, मतलब ये जो ऑप्शंस है ये था नहीं, हम्म वो होम वाला हम्म ऑप्शन ही था। हम्म होम वाला ऑप्शन के वजह से क्या होता था, राउटिंग में ऐप राउटिंग में प्रॉब्लम होता था। ठीक है, बेसिकली अच्छा। ऐप राउटिंग में प्रॉब्लम किस तरीके से होता था, ये राउटिंग तो कर देता, मतलब इंटरनली जो राउटिंग प्रोसेस है वो कर देता, लेकिन जब इसको वेब ऐप में कन्वर्ट करने की कोशिश किया, क्योंकि इसका हम्म और एक वर्जन वेब में भी चलता है, तो हम्म यही सेम कोड सेम चीज़ वेब में भी चलेगा। जैसे ही ये वेब में चलेगा तो क्या होगा, उसमें वो जो राउटिंग ऑप्शन जो है इंटरनल मटेरियल राउटिंग स्विचिंग का, तो हम्म उसी ऑप्शन से वो क्या करता है, एक विजेट से दूसरे विजेट पर जंप करता था, मतलब होता था, मतलब इस होम डायरेक्टली यहाँ पे होम यूज़ करके काम कर सकता था। उसके बाद नेक्स्ट विजेट को जब कॉल करना है वो नेक्स्ट विजेट को कॉल कर सके उसमें जंप कर जाता जैसे जैसे यूआरएल की तरह हो गया ना, वो यूआरएल जैसे पास करते स्लैश होम स्लैश हो तो उसके है। साथ। हाँ, ऐसे पहले जो होता था, एक स्क्रीन टू दूसरा स्क्रीन में हम लोग जंप करने के लिए यहाँ पे जो भी विजेट मतलब जो भी बटन या स्विच यूज़ करते थे उसको यूज़ करके नेविगेशन का काम हो जाता था। उसका जो वर्जन था वो नेविगेशन 1 था। उसके बाद नेविगेशन 2 जब बनाया तो वो भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था, सिंप्लीफाई था नहीं। तो मैंने इनको एक नोट भेजा था कि आप लोग इस तरीके से राउट करोगे तो इसको कभी भी वेब ऐप में आप डाल नहीं पाओगे। तो उन लोगों ने भी शायद इस तरह का मैसेज बहुत मिला होगा, तो उन्होंने इस तरह का जो राउट है इसको अपग्रेड किया है, जो एक्चुअली यूआरएल फ्रेंडली है। ये जो राउटिंग प्रोसेस है ये यूआरएल फ्रेंडली राउटिंग प्रोसेस है, जिससे क्या होता है, ये राउट्स हम लोग अलग अलग मल्टीपल विजेट्स यूज़ करते हैं और उस सारे विजेट्स को एक सेंट्रलाइज प्लेस में उसको रखते हैं, और रखने के बाद जाके वो राउटिंग वाला जो पार्ट है काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट होता है, यूज़ कर सकते हैं जो
पहले जो नॉर्मल नेविगेशन प्रोसेस था उसमें भी हम लोग कर सकते हैं, प्लस इसको यूआरएल में भी उसको नेविगेट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये ठीक है, अपग्रेड ये एक बार आप राउटिंग वाले पे एक बार बाद में रिविजिट करेंगे। अभी तो आप राउटिंग छोड़ दो, अभी तो आप जैसे आप कर रहे हो वैसे ही करो, होम वाले तरीके से करो। इसे एक बार रिविजिट बाद में करेंगे। इसकी अलग ही बनती, अगर मतलब जरूरी नहीं कि अब यहाँ पे लिखो, इसकी राउटिंग फाइल अलग भी बना सकते हैं ना हम लोग तो। हाँ, इसका अलग बनाएंगे, इसी वजह से इसको यहाँ पे इस तरीके से लिया हुआ। मैंने इसको यहाँ पे इसलिए लिखा कि मैं इसको अलग बनाऊंगा। वो मैं समझ गया क्या कहना चाह रहे हो, बट जैसे ये वाली जो चीज़ है ना, मैं ये बोल रहा था इसमें से आप वो कैसे पास करोगे, ऑब्जेक्ट वगैरह कैसे पास करोगे? ऑब्जेक्ट तो पास होगा ही, क्योंकि यहाँ पे जो नहीं, पैरामीटर अगर मान लो अबाउट के साथ मुझे कुछ पैरामीटर पास करना है तो मैं कैसे करूँगा? बस होम से मान लो अबाउट पे जा रहा हूँ, कुछ लेके जा रहा हूँ डेटा। वो स्टेट से जाता है डेटा। जब हम लोग एक एक जगह से दूसरी जगह पे डेटा भेजते हैं तो वो स्टेट से जाता है। हाँ, नहीं तो स्टेट तो यहाँ पे गई नहीं ना, ये तो खाली चलो आप करो पहले। अभी स्टेट्स पार्ट में तो घुसे नहीं है। नहीं छोड़ो अभी, फिर बाद, तभी तो मैंने कहा अभी राउट्स में भी मत ही घुसो। जस्ट मैंने इसको स्प्लिट आउट कर देता हूँ। कर दो, लेकिन एक बार रिविजिट कर लेना प्लीज। इससे क्या होता है, हम लोगों का जो एक्स्ट्रा जितने भी फाइल्स बनता है वो सारा यहाँ पे अलग राउट्स में अगर डाल देते हैं तो यहाँ पे इनिशियली जो मेन में जो जितने भी फाइल्स रहता है कम मेन, कम हो मेन जाएगा। में कम हो जाती हैं चीजें। समझ में गया। यहाँ पे राउट्स आ गया आपका। अबे राउट्स में कांस्टेंट लगाना, कांस्टेंट तो लगा ही सकते हो क्योंकि वो राउट्स में भी। कांस्टेंट लगाएंगे, यहाँ पे बाहर से डिक्लेयर होगा वेरिएबल। कांस्टेंट लगाएगा तो ये कांस्टेंट वेरिएबल नहीं होगा। कांस्टेंट वेरिएबल तभी होगा जब यहाँ पे कलर थीम शायद डिक्लेयर करे तो। मुझे यही चीज कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा कि अगर कुछ इस मैं तरीके से कांस्टेंट। चीज़ अगर हो तो अभी जगह ये कॉन्स्ट यूज़ हो सकता है। कांस्टेंट मतलब बेसिकली वो एंटायरली पूरा जितने भी एप्लीकेशंस होगा उस एप्लीकेशंस के हाँ अंदर ये कलर प्रॉपर्टी जो है वो हाँ, फ्लो तो करेगा। ये अब ये तो मैं कह रहा हूँ पूरी एप्लीकेशन में राउट्स की यही वो रहने वाली है, वैल्यू कभी चेंज नहीं होने वाली। लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि कभी कभी हम लोगों का डेटा जो है वो डायनेमिकली चेंज करना पड़े, तो इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट नहीं हो सकता। कांस्टेंट प्रॉपर्टी स्टेप वही होगा जो वहाँ पे हम लोग डेटा डिफाइन करने के बाद फिर से वो चेंज नहीं करेंगे। जैसे कि ये डेटा, यहाँ पे एक कलर डेटा है, वो आगे चल के चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, तो हो हाँ सकता है मतलब कांस्टेंट। उस सेशन के लिए चेंज नहीं करोगे, भले कोड में बाद में चेंज करोगे ना। हाँ, कोड में चेंज हो सकता है लेकिन हाँ इंटरनली कभी बाद में जाकर चेंज नहीं होगा, लेकिन राउट्स अब बाद में जाकर चेंज हो मैं भी सकता है। यही पूछ रहा हूँ, अब जैसे स्लैश अबाउट है, इस सेशन के लिए वो हमेशा कॉन्स्ट अबाउट ही जाएगा। हम्म। ऐसा तो नहीं चेंज होगा, स्लैश है वो स्लैश हमेशा होम ही जाएगा। वो तो वो तो जो है, लेकिन यहाँ पे मेनली ये यहाँ पे जो राउट्स वाला जो सेटअप हम लोग किया, यहाँ पे बाद में हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ अपग्रेडेशंस की ज़रूरत पड़े, या मेनली क्या होता है इसमें जो डेटा वैल्यू है वो भी चेंज होगा इंटरनली। तो कहीं ना कहीं स्टेट के थ्रू हो या किसी न किसी चीज़ के थ्रू हो सकता है चेंजेस। तो अगर ये चेंजेस होगा, मुझे तो सिर्फ फोकस इस लाइन, ये दोनों लाइन पे नहीं है, इसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी तो फोकस होगा। तो इसीलिए क्या है, उसके इंटरनल जो चीज़ें है वो भी तो चेंजेस हो रहा है, कांस्टेंट तो है नहीं। कांस्टेंट मतलब जो इंटरनली कांस्टेंट हो। मुझे सिर्फ चलो इसी ठीक है, इसी के जो ऊपर अगर डायरेक्टली देखता हूँ तो वो कांस्टेंट तो नहीं है। मेरे को चेंजेस भी तो बताओ ना, फिर चेंजेस कहाँ है? अगर कांस्टेंट नहीं है तो चेंजेस कहाँ है? हाँ, चेंजेस चेंजेस तो होगा, नहीं है ना। अभी अभी है नहीं, लेकिन अब आगे चल के तो डेफिनेटली करेंगे।
नहीं नहीं, आगे चल के तो आप कोड पे करोगे ना चेंजेस, तो आप जब कंपाइल करोगे चीजें तो आपको एक टाइम पे एक ही वेरिएबल बनेगा आपका, अगर देखा जाए तो। वो होता है वेरिएबल जिसमें आप मल्टीपल स्टेट चेंज या कुछ ऐसा कर रहे हो, तब जाके आपका वो हम कांस्टेंट नहीं बना सकते उसमें। चलो इसको, मैंने लाइक आई सेड राउट्स को एक बार दोबारा देख लेंगे, बट अभी आप जो करा रहे हो वो कराओ। यहाँ पे। हाँ शिवाजी, क्या 5 मिनट में और रैप कर सकते हैं क्या? हाँ, थोड़े गेस्ट आएंगे अभी। करेंगे। हम्म, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शंस है, हम्म, इसको कंटेनर में सेट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे अलाइनमेंट पे, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसको साइज बॉक्स में आप अभी के लिए रखेगा। ऐसा ही साइज बॉक्स करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अलाइन, मेन एक्सेस अलाइन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अपग्रेड किया है। तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देता हूँ। तो ये हो गया, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में चला है। तो ये है चेंज। जैसे ही हम लोग यहाँ पे एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में आए, तो इसका तो इंटरनली चेंज हुआ। तो जो चेंजेस हुआ उसको ट्रैक करने के लिए यहाँ पे बैक बटन भी रख दिया। कि मैंने तो यहाँ पे बोला नहीं कि बैक बटन रखना है, लेकिन यहाँ पे बैक बटन और ऑटोमेटिकली रख दिया। क्योंकि यहाँ पे ये स्टेट वाला जो मतलब डेटा जो है एक स्क्रीन के बाद दूसरे स्क्रीन में जाना, वो एक्चुअली इस राउटिंग जो फीचर्स है उसके थ्रू ही ये कनेक्ट कर पाया। इसको समझ आया कि मुझे दूसरा स्क्रीन भी है इसका बाद, तो ये जाके इसका इस तरीके से रखा। एक तो बार ये साइज बॉक्स का कंसेप्ट बता दो। हमने जो साइज बॉक्स लिया है ना, वो क्या इसमें क्या हुआ है ऐसा, और क्यों साइज बॉक्स क्यों लिया हुआ? साइज बॉक्स इसलिए लिया क्योंकि हम लोगों का जब कलम लिए थे, कलम बेसिकली क्या होता है, सिंपल सा एक एक कलम यहाँ पे डालने के लिए। और साइज बॉक्स बेसिकली एक इसका रैपर है इस कलम का, जहाँ पे मुझे ये साइज बॉक्स में मैंने बोला एक्चुअली यहाँ पे कंटेनर भी रख सकते थे, बट साइज बॉक्स इसलिए रखा क्योंकि साइज बॉक्स का जो प्रॉपर्टी है वो कम है। यहाँ पे सिर्फ तीन की को पकड़ते नहीं है। की को छोड़कर यहाँ पे तीन प्रॉपर्टी है, विथ, हाइट एंड चाइल्ड। तो चाइल्ड में तो हम लोगों का जो यूआई है वो तो है। मुझे सिर्फ यहाँ पे विथ जो है, मतलब जहाँ पे मुझे ये कॉलम यहाँ पे दिख रहा था, मतलब अगर मैं इसको अगर यूज़ नहीं करता तो क्या हुआ, इसका सिर्फ जितना तक कंटेंट है उतना ही यहाँ पे विथ था। तो मैंने इसको कंप्लीट जितना स्क्रीन है उसमें मैं बीच में लाना चाहता हूँ। तो उसके वजह से मुझे यहाँ पे साइज बॉक्स लेना पड़ा, और उसमें मैंने विथ को मैंने बोला और कि इसमें कम्प्लीटली इसमें सेट कर अभी दो। अभी इसमें अगर आप ये क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर हटा दोगे तो क्या होगा? क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट अगर मैं हटा देता हूँ तो ये ऊपर में चला जाएगा। वैसे मिल गया ना वो उसका रीजन ये है कि आपने विद दे दी ना पूरी। नहीं नहीं नहीं, इसका एक्चुअली क्या है, इसका मेन जो अलाइनमेंट है, कॉलम का जो अलाइनमेंट है वो एक्चुअली अभी सेंटर में है। ठीक है। वो सेंटर इसलिए है क्योंकि आपने विथ दे दी। अगर आप विथ नहीं हाँ, देते तो वो सेंटर होता ही नहीं ना। तब विथ दे दिया तो इसलिए यहाँ पे वो कॉलम सेंटर में है अभी बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसीलिए यहाँ पे मेन एक्सेस अलाइनमेंट करने से वो सेंटर से नीचे धल के चला आया। इसका इंस्पेक्शन अगर करना था, ठीक है, तो पावर कट हो चुका है। तो अभी
रैप अप कर देंगे इस क्लास को यहाँ पे।